तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी 10+2 के 1 से लेकर 150 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपको दिखाते हैं कि ये दोस्तों ये प्लेटफॉर्म का नवीन सन का प्रकाशन है। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही नया प्रकाशन है, 2025 का ही प्रकाशन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला सेट है दोस्तों, सबसे पहला सेट है। तो इस पुस्तक में टोटल 20 सेट है। ठीक है दोस्तों, जो कि 20 सेट आपको इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका सबसे पहला सेट नंबर 1 है। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो सबसे पहला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था? अगर आंसर पता हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उस्ताद मसूर। क्या हो जाएगा? उस्ताद मंसूर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध पाई जाती है? बताइए, बिहार के डैश जिले में नागी बांध पाई जाती है? देखिए दोस्तों, नागी और नकटी दोनों बांध एक ही जगह पाई जाती है, जो कि बिहार के जमुई जिले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नागी और नकटी बांध बिहार के जमुई जिले में पाई जाती है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि बिहार में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो जमुई जिला में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों गंडक नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंडक नदी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए, बताइए दोस्तों, महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वो दोस्तों केरल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और वही पूछे सबसे कम तो बिहार राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में हम लोग 6 देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बताइए, स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका जो राइट होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में जातीय जनगणना की मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पढ़ के इसको आंसर देना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिए, जो कि ए और बी दोनों राइट है। ठीक है, ए और बी दोनों राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया? बताइए, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
चलिए इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, बताइए। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये रुक्मिणी प्रकाशन का है, 2025 का प्रकाशन, 2025 का न्यू प्रैक्टिस सेट आया जो कि वॉल्यूम नंबर 4 है, याद रखिएगा वॉल्यूम नंबर 4 है। और रुक्मिणी प्रकाशन में कोई भी प्रश्न गलत नहीं दिया रहता है, रॉन्ग नहीं दिया रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, बताइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो इसका जो राइट होगा आंसर वो दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कहाँ इनका मृत्यु हुआ था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर हुआ था ऑप्शन बी रहता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह पे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, हम इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर हम बता देते हैं क्या होगा। इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1044 हो जाएगा, ठीक है। 1044 हो जाएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में ARID को 9078 लिखा जाता है और DIRE को 8095 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा, बताइए। इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बना के जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 21वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 44 हो जाएगा, ठीक है। बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि कौन से नंबर का कितना आंसर आया, ठीक है। ऐसे लिखिएगा कि 13 का दोस्तों लिखिएगा 13 का ए आया है, 12 का बी आया है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। गिन के इसको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। चलिए तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 27, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 27 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। तो दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए विभिन्न वर्गों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि ऐसे कितने अभिनेता है जो निर्देशक भी है लेकिन नाटककार नहीं है, मतलब कि ये नाटककार नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, तीनों को जोड़िएगा दोस्तों, तो इसका जो क्या होगा बताइए। आप लोग दीजिएगा दोस्तों, मैं इसका आंसर बता देता हूँ।
चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 बना के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम में निरूपित करता है, जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। कौन सा विकल्प दिए गए सही क्रम को निरूपित करता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। चलिए तो इसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जिसका पहले कमेंट आएगा दोस्तों उसका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा और रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। चलिए, तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादी हो जाएगा। ठीक है, दादी हो जाएगा। बना के कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सहित घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस स्थिति में लेंस ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा। बताइए किस स्थिति में लेंस ठीक एक आवर्धन उत्पन्न करेगा। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है तब एक आवर्धन उत्पन्न करेगा। ठीक है, जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है तो एक आवर्धन उत्पन्न करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो एक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। एक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य दर्शाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग 23 करते हैं। तो किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाहित धारा को दुगना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध स्थिर रहेगा। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग 24 करते हैं। 24 नंबर क्या कहता है कि कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्य क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेटेड। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्रैश उत्पन्न करके। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। किसी परिपथ में से 2 मीटर में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलाम है तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 10A है। ठीक है, 10A एंगस्ट्रम होता है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ का सवाल है दोस्तों। देखिए मैथ का सवाल बहुत ही अच्छा है।
लाभ हानि से प्रश्न है, देख लीजिए क्या है। एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12% लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, 12% लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या 627x5 9 से विभाज्य, इतना जो संख्या है वह 9 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों x का मान बताना है। ठीक है, x का मान बताना है। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। इसका आंसर कीजिए तो 6, 2, 8 इसमें से लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो हम लोग देख लेते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं। 7 और 2 9 कट गया, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और 6, 5 11, तो इसमें से 9 घटा लेंगे तो बचेगा 2। तो इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो वो दोस्तों 7। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। कितने वर्षों में किसी धन राशि पर 2.6/7 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगी। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 35 वर्ष, याद रखिएगा 35 वर्ष, और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग 29 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 29 क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसको सरल करना है दोस्तों, कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ए और बी एक काम को 10 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। उनके साथ मिलकर क्या दिया दोस्तों, उन्हें साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों को साथ मिलकर, एक ए का दिया है 10 और बी का दिया है दोस्तों 40। ए का 10, बी का 40, इसका लेंगे तो एलसीएम आएगा 40, इसको भाग देंगे 4, इसको देंगे 1। चलिए तो 40 में दोनों पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के नीचे भाग देंगे तो 8, क्या आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, एन संजीव रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देख लीजिए। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। चलिए बताइएगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में बजट पेश भी करता है तो वित्त मंत्री ही पेश करता है, इसलिए बजट निर्माण का जो कार्य करेगा वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बताइए दोस्तों। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे भारत और इजराइल के बीच होता है डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास। ठीक है, भारत और इजराइल के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका जो आंसर होगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक से। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अभी तो
150 प्रश्न बाकी है, ठीक है, 150 तक पहुंचना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? चलिए इसको बताइए। तो मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल हो जाएगा, जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है, याद रखिएगा। 30 तारीख को ही पूछा गया प्रश्न था कि फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक कौन है? तो मैला आंचल है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों। कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो वो दोस्तों मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा, ठीक है। भोपाल आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। चलिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कौन से अभिलेख से या फिर किस चीज से? चलिए इसका बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबकात ए नासिरी से। क्या हो जाएगा? तबकात ए नासिरी, याद रखिएगा, तबकात ए नासिरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ए नासिरी से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालाकृत अंतर्गत आता है? ज्वालाकृत अंतर्गत आता है। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, फ्यूजियामा, ठीक है दोस्तों, फ्यूजियामा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जागरेब। क्या हो जाएगा? जागरेब, याद रखिएगा, ये दोस्तों राजधानी है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है जागरेब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो पुस्तक ए लाइफ मिस पैट, ठीक है, पुस्तक का नाम है ए लाइफ मिस पैट, किसके द्वारा लिखी गई थी? चलिए, पुस्तक का नाम है ए लाइफ मिस पैट, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो दोस्तों लिखे थे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ए लाइफ मिस पैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो रीजनिंग का सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में MARS को 51 के रूप में लिखा जाता है, स्टार को 77 के रूप में लिखा जाता है। स्टार से दोस्तों STARS को 77 के रूप में लिखा जाता है। तो मून को किस प्रकार कूट भाषा में लिखा जाएगा? यही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 57 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्या दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 रीजनिंग का सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे कितना 43 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित है, तो 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या? बताइए, 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा? चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हम बनाते दोस्तों 6 लेके, ठीक है, 6 और इसको 6 बराबर करके लेते हैं। तो इसके आगे जाएंगे तो 6 के आगे हो जाएगा 2 और 2 के आगे हो जाएगा 3 और इसके आगे हो जाएगा 5 और इसके आगे हो जाएगा दोस्तों 4। तो 4 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही साधारण प्रश्न था, जो कि ऑप्शन नंबर बी का है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, उन वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चलिए, टिकट, हवाई जहाज और रेल, बताइए, टिकट, हवाई जहाज और रेल, क्या होगा इसका आंसर? चलिए 44 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, टिकट,
रेल और जहाज। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर बताइएगा, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलिए इस चिन्ह को आपस में बदल के 760 लाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि माइनस और प्लस को बदलेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दी गई विकल्प आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरी करेगी, बताइएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए इसका आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि शहर एफ शहर एम के उत्तर में, चलिए दिशा से प्रश्न है, दिशा से कम 4 प्रश्न पूछे जाती है। ठीक है दोस्तों, दिशा से 3 से 4 प्रश्न पूछी जाती है, जो कि दिशा बहुत ही रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए कीजिएगा दोस्तों, दिशा का क्वेश्चन कीजिएगा। शहर एफ शहर एम के उत्तर में, शहर बी शहर एम के पश्चिम में, शहर सी शहर एम के पूरब में है, और शहर डी शहर सी के दक्षिण में है, और शहर डी के सापेक्ष शहर एफ किस दिशा में स्थित है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा। उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बनाने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, चलिए तो कीजिएगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, आपका 48 का आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दर्पण से प्रश्न है। ठीक है, दर्पण से प्रश्न है। कहता है कि दर्पण को चिन्ह में दिखाए गए ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 49 का आंसर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि गणितीय चिन्हों के ऐसे सही संयोजन का चयन कीजिए जो यथाक्रम चिन्हों के स्टार को प्रतिस्थापित कर प्रस्तुत समीकरण को संतुलित करे। चलिए इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, स्टार की जगह पर डिवाइड मल्टीप्लाई और ऐड और माइनस का जो चिन्ह अदला बदली किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते, बना के आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बना के आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते, देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? कहता है कि जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50 डायोप्टर है और अभिसारी लेंस की क्षमता 3.00 डायोप्टर है तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 51 का 51 का आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, देख लीजिएगा। चलिए तो एक जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। 52 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। किसी वस्तु द्वारा सतह पर
लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है तो आपका प्रणोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणोद कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कितने नंबर? तो क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु डैश होता है। चलिए बताइएगा। 54 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समान प्रज्ञानता समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिक की श्रेणी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 के चेक के बदले में उसे सिक्के दे। ठीक है, और कैशियर ने उसे 5, 10 और 20 के सिक्के का एक पैकेट अनुपात में दिया, जो कि अनुपात है 3:5:7 के अनुपात में दिया है। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। तो जो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 135। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। कीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। यदि 2 का पावर 3 अनुपात में दोस्तों 8 का पावर 5.06 और समानुपात है 8 का पावर -4.06 और अनुपात x, तो इसमें x का मान बताना है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी की है। पूरी यात्रा के दौरान राम को औसत चाल क्या थी? चलिए दशमलव के 2 स्थानों तक सही। चलिए 2 स्थानों तक बताना है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो इसका जो आंसर होगा 46.96 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 59। देखिएगा 59, देखिए दोस्तों, रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? चलिए लाभ हानि से प्रश्न है, इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लाभ होगा, और वो भी कितने का? तो 36.4/11% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या हुआ। चलिए 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत मिलते हैं। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का प्रतिशत कितना था? चलिए प्रतिशत से प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का यह प्रश्न है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 57%। ठीक है दोस्तों, 57%। इसका भी आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। विश्व डाक दिवस, बताइएगा दोस्तों, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भारत के किस पड़ोसी देश को जाना जाता है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूटान। ठीक है, भूटान हो जाएगा, जिसे हम लोग थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो 63 कीजिएगा दोस्तों। चलिए 63 कीजिएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक
कौन थे? चलिए बताइएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे। चलिए, ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दादा भाई नौरोजी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, जो कि थंडर थ्योरी के प्रतिपादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64। ठीक है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1967, 66, 67 देता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, आपका डी हो जाएगा, 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 66 से 67 भी देता है कभी कभी, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, 65 का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया करता है। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? चलिए बताइएगा, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? 66 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, तो भोपाल झील हो जाएगा। एशिया कृत्रिम झील भोपाल झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था? चलिए इसका आंसर कीजिए। तो आप लोग जानते ही होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1983 हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना है कि उस समय कप्तान कौन थे। ठीक है, भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, 68 पे चलते हैं, क्या कहता है? चलिए तो सीधा बात 68 पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिएगा दोस्तों। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा टाटा आयरन स्टील कंपनी हो जाएगा। चलिए ठीक है, जो कि जमशेदपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, जमशेदपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए बताइएगा, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना के नज़दीक में ही है, बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर कीजिएगा दोस्तों। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? ठीक है, कौन सा क्रम से चलना है दोस्तों? राष्ट्रपति के कार्यकाल का क्रम है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्रुखुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन में 76 क्या कहता है? 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसको कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैलेंडर से प्रश्न दिया गया है, कैलेंडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 71 का आंसर कीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बना के कॉमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में आई एम बॉय को इट सिट पिट लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है और इसमें से चुन के बताना होता है। ठीक है, इसमें से चुन के बताना, गर्ल का पूछा है कि गर्ल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए तो हम लोग चलते हैं 53 पे, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। यदि शब्द अ, TROUBLEMAKING के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षर का स्थान परिवर्तित होगा? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, कितने शब्दों का या फिर अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 12। ठीक है, ऑप्शन बी 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। ठीक है, 74 देख लेते हैं। यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 217 होगा? ठीक है, बराबर में 217 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों देख लेते हैं।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि बी सी ई एफ और एच की ऊंचाई अलग अलग है। एफ ई से अधिक ऊंचा है लेकिन बी से छोटा है। ई एच से अधिक ऊंचा है, सी एच से अधिक ऊंचा है। दो से अधिक व्यक्ति सी से ऊंचे हैं। कितने व्यक्ति एच से अधिक ऊंचा है? इसको बना के सॉल्व करके आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि 4 है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 77 पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 77 पे चलते हैं। तो 77 में क्या है देख लेते हैं। नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 संभावित कारण दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दोनों में से कौन सा कथन में घटना अवलोकन जानकारी की व्याख्या करता है। चलिए तो इसका आंसर ही कर देते हैं दोस्तों। बहुत ही रेयर केस में ये प्रश्न सही होता है। ठीक है, 77 का अगर आप लोग इसका आंसर जानते हो या फिर बनाने का तरीका जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 77 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि राइट है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 78। ठीक है, 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है। ठीक है, और इस प्रकार एक समूह बनाती है। कौन सी आकृति उस समूह से संबंधित नहीं है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए तो ऑप्शन आंसर नंबर कीजिएगा 79। चलिए इसका आंसर कीजिए। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह कर के खड़े हैं। ई डी के ठीक बाईं ओर बैठा है और ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के सापेक्ष में स्थान क्या है? चलिए डी के सापेक्ष में स्थान क्या हो जाएगा यही बताना है दोस्तों। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। 79 का आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं क्या कहता है। यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 160 हो जाएगा जो कि सही जवाब है। चलिए 81 कीजिएगा दोस्तों। 81 कीजिएगा। पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। विरंजक चूर्ण के विवरण में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? चलिए इसका आंसर कीजिए। क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। हम लोग टोटल 150 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 150 प्रश्न देखने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का अभिलक्षणिक गुण है? चलिए द्रव का अभिलक्षणिक गुण है। चलिए द्रव का अभिलक्षणिक गुण बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्मक मूल या फिर मूल का मतलब होता है प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? चलिए प्राकृतिक अवस्था में क्या पाया जाता है यही बताना है। तो 84 का जो आंसर होगा दोस्तों गोल्ड और प्लेटिनियम हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड और सोना और प्लेटिनम है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं क्या कहता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं क्या हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1 और 3 शेष प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 365 हो जाएगा। ठीक है, 365 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो साधारण वर्ष की समान दर पर धनराशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, 4 गुना करना है दोस्तों, तो 7 दूना 14। चलिए देखिए दोस्तों, चलिए तो 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, और वही पूछता है कि कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना के मतलब क्या होता है कि 2 का पावर 2, तो यही 2 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऐसे ही बनता है दोस्तों, गुना करके बनता है, याद रखिएगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। एक पंसारी को क्रमशः 60 और 75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि 65 प्रति किलोग्राम की मूल्य मिश्रण प्राप्त। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे बनाने का तरीका होता है 60 और 75, और ये जो मूल्य होता है दोस्तों, यह बीज का मूल्य दिया रहता है। चलिए इसको माइनस करते हैं, तो ये 10 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, इसको काटेंगे 2 आएगा, इसको काटेंगे 1 आ जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। m, n स्क्वायर प्लस 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 होता तो n स्क्वायर बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे। चलिए वह सबसे बड़ी संख्या देखना है दोस्तों, जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभक्त करता है। क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते ही होंगे 30 से 90 से में भाग 90 से 90 में भी भाग लग जाए, 180 में भी भाग लगेगा और 240 में भी भाग लगेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर क्या कहता है देख लेते हैं। चलिए 91 नंबर कीजिएगा दोस्तों, हम लोग बहुत जल्द 100 के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो 91 नंबर कीजिएगा। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। चलिए 92 का आंसर दीजिएगा। तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। चलिए तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, बताइएगा क्या नहीं है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपालन नहीं होता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में पशुपालन नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 93 पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समूह है। कोयले के भंडारों से समूह है। चलिए कोयले के भंडारों से समूह है, तो 93 का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 94 पे चलते हैं दोस्तों। 94 क्या कहता है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की सतह फैली हुई है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा 94 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 ऑप्टिकल्स मील, जिसे हम लोग 12 समुद्री मील भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फैलाव है दोस्तों 21.9 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, 95 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। एक तरफ है वन्य जीव और एक तरफ है राज्य। चलिए बांदीपुर कहाँ हो जाएगा,
देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा मिलाना है दोस्तों, जोड़ा, ये सभी का जोड़ा मिलाना है। चलिए जोड़ा मिलाइएगा, कहाँ हो जाएगा? सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा सही है दोस्तों। रणथंभौर राजस्थान सही है। मानस असम सही है। बांदीपुर कर्नाटक, दोस्तों बांदीपुर का जो होता है कर्नाटक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 96 पे चलते हैं। चलिए 96 बताइएगा क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए बताइएगा। 96 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 97 बताइएगा दोस्तों। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बताता है। चलिए बताइएगा देश को क्या बताता है? तो भारत राज्यों का संघ होता है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होता है, जो कि भारत संघ है, एक संघ होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। याद रखिएगा, भारत राज्यों का संघ होता है, एक संघ नहीं दोस्तों, एक संघ नहीं होता है। ये जो होता है भारत राज्यों का संघ होता है, एक संघ नहीं होता, भारत राज्यों का संघ होता है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन तीनों में नहीं दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 98 पे चलते हैं दोस्तों। देखिए 98 क्या कहता है? कहता है कि गरजने वाली चालीसा, क्रूज पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा, और साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में? तो दक्षिण गोलार्ध में। चलिए बताइएगा 99 का। हम लोग पहुंच चुके हैं 100 प्रश्न पे। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? चलिए, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, सभी लोग जानते होंगे, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं 100 प्रश्न पे। तो 100 प्रश्न पे आप लोगों को वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, 100 प्रश्न पे ही हम ये बात बोले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कीजिएगा दोस्तों। 100 नंबर, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? चलिए कीजिएगा दोस्तों, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? 100 नंबर है दोस्तों, कीजिएगा तो माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 101 पे चलते हैं। 101 नंबर का कीजिएगा, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति वाट के स्थान पर आती है। चलिए वाट के स्थान पर बताइएगा क्या हो जाएगा इसके स्थान पर? तो 101 का जो आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बना के कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में DAISY को CYFOT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रोज को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए इसका आंसर कीजिएगा, रोज को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, QMPA। ठीक है दोस्तों, QMPA हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बताइएगा, 103 का बताइएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही शब्द हैं जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच हैं। चलिए, लेखक कलम, कलम से लेखक लिखता है, इसी तरह। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, 103 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बावर्ची कढ़ाही, कढ़ाही से बावर्ची खाना बनाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बताइएगा, और 104 बताइएगा, नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी तरीके से एक समान है और एक संख्या असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन करें। चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 463 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए बताइएगा, 105 हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। 105, 105 देखते हैं, नीचे दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो वाट के स्थान पर आ सकती है। चलिए वाट के स्थान पर क्या आएगा इसको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बता देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बना के कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा आंसर।
चलिए 106 नंबर बताइएगा दोस्तों। यदि गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस, तो 16 गुने 15 प्लस 5 माइनस 2 भागा 4 का मान क्या होगा? अदल बदल के इसका आंसर करना है। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा 18 हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए तो इसका भी आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। सभी मैथ के प्रश्न के ज़्यादा मैथ, देखिए दोस्तों टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कितने मैथ्स पूछे जाते हैं? 25 मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, 75 जीके जीएस पूछे जाते हैं और 50 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 107 पे चलते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो वाट के स्थान पर आता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 108 का कीजिएगा दोस्तों। 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। चलिए बताइएगा, आंख, बाल, कान, नाक। चलिए बताइएगा, आंख, बाल, कान, नाक। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 108 का आंसर देना है आपको दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि 3 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएगी? चलिए बताइएगा, कितनी संख्याएं शेष रह जाएगी? 109 का आंसर दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए तो हम लोग 110 पे चलते हैं दोस्तों। 110 पे चलते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो कि वाट के स्थान पर आता है। ठीक है, 110 का आंसर कीजिएगा, क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी मैथ्स के प्रश्न को कर लीजिएगा दोस्तों और रीजनिंग के प्रश्न को भी। ठीक है, चलिए तो हम तो सिर्फ आंसर ही बता सकते हैं दोस्तों, आपको आंसर लगाना है। ठीक है, बना के आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए 111 बताइएगा, कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? चलिए बताइएगा, 111 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, चलिए 112 बताइएगा, निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? चलिए दोस्तों बताइए, 112 का आंसर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराग कणों का आवर्तन स्थल। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 113 देख लेते हैं क्या कहता है 113 दोस्तों। 113 क्या कहता है? चलिए कीजिएगा 113, अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए तो आंसर कीजिएगा, अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप संतति अनुवंशिकी रूप से जनक के समान होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने का भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग या फिर सूचना प्राप्त करता है? सूचना प्राप्त करता है कौन से मस्तिष्क? चलिए 114 का आंसर कीजिएगा, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, आगे वाला मस्तिष्क का भाग हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 115 नंबर देखते हैं। चलिए हम लोग जल्द ही 150 प्रश्न को खत्म करेंगे। यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केंद्रक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? चलिए बताइएगा दोस्तों, कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 67 है। ठीक है, चलिए तो 117 पे चलते हैं दोस्तों। मैथ का ट्रेन का प्रश्न है। ठीक है, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन को जब 97 मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूरी ट्रेन के पीछे से आने और इसी पूरी तरह से
पार करने में कितना समय लगेगी। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, बना के आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर आपको बना के देना है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 118 नंबर पे चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 52 है, तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए तुम लोग आगे बढ़ते हैं। 119वें सवाल पे चलते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का औसत। 9 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। चलिए इसका बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 31.2/3, ठीक है। चलिए तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा। चलिए बताइएगा। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा दोस्तों, ज्ञात करें। चलिए बताइएगा। 120 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1370, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 121 पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की थी। चलिए आंसर कीजिएगा। कब की थी दोस्तों, 1957 में, और बलवंत राय मेहता समिति के भी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था। चलिए बताइएगा। 122 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। चलिए बताइएगा। देश राजधानी से तो एक प्रश्न रहता ही है दोस्तों, देश राजधानी और देश मुद्रा, इसको याद कर लीजिएगा। 123 नंबर का सवाल बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था। चलिए बताइएगा। चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 124 का, तो बारिद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए तो हम लोग 125वें नंबर पे है। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। चलिए अंग्रेजों की सहायता कौन किया था बताइएगा। 125 नंबर का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराजा बेहताब चंद, ठीक है। महाराजा बेहताब चंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 126वें प्रश्न, 126 नंबर के प्रश्न। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछे जाने की संभावना है। 126 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 127वें नंबर पे चलते हैं। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए 127 का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दव्वा एस ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 128वें नंबर पे चलते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिर्देशक का पदभार किसने संभाला है। चलिए किसने संभाला है, ICAR का महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है। चलिए 128वें नंबर का आंसर कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मांगीलाल जाट, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 129वें नंबर पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए 129 नंबर का आंसर कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किया गया है, ठीक है। चलिए तो 130 नंबर देखते हैं। IBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता। चलिए 130 नंबर का आंसर कीजिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौरभ कोठारी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर देखते हैं। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है, ठीक है। कहता है कि सभी DA हैं, कोई भी AC नहीं है, कोई भी
और निष्कर्ष में दोस्तों कोई भी डी सी नहीं है, तो इसका आंसर ही बता देते हैं 131 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बना लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर पे चलते हैं। चलिए 132 नंबर बताइएगा। राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, फिर अंत में वह पूर्व की ओर 6 मीटर चलती है। ठीक है, 6 मीटर चलकर एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है। वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है बताइएगा। 132 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 9 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन में 133 देख लेते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, 133 नंबर का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, साध्वी और मठ। ठीक है, साध्वी और मठ। ठीक है, राजा महल से संबंधित है, तो साध्वी जो साधु होता है वह मठ में रहता है, राजा महल में रहता है, साधु मठ में रहता है। ऐसे बनाइएगा। चलिए 134 नंबर बताइएगा। चलिए 134 नंबर का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे देख लेते हैं। हमको 150 प्रश्न करना है। ठीक है, 150 प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। 135 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 136 नंबर देख लेते हैं। 136 नंबर बताइएगा। दर्पण का प्रश्न है, कैसे बनेगा? इधर अगर दर्पण रखा जाता है तो आकृति कैसे बनेगा? चलिए 136 नंबर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 137 देख लेते हैं। क्वेश्चन में 137 है, कितने वर्ग हैं? गिनना है दोस्तों, कितने वर्ग हैं। चलिए गिन के बताइएगा कितने वर्ग हैं। 137 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 34। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 138 देखते हैं। तो मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा और उसके बाद बाएं मुड़ता है, 90 कदम दौड़ा, उसके बाद दाएं मुड़ता है, 130 कदम चलता है, और फिर वह अपने दाएं मुड़कर 90 कदम दौड़ता है। यहाँ से वह अपने दाएं मुड़कर 240 कदम दौड़ा। अब मुनीर अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 230 कदम उत्तर में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पीतल तांबा जस्ता। चलिए पीतल तांबा जस्ता, इसका आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 140 देखते हैं। किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ कि घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसका बताइएगा आंसर कितना हो जाएगा। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर जो होता है 31H कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर होता है 30H माइनस 11H, 11M होता है और बटा 2 होता है। ऐसे कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 140 का आंसर कीजिएगा। तो ए हो जाएगा 95 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए 141 कीजिएगा। ऐसी स्थिति में चलिए इसको पढ़ के बना लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर हम लोग कर देते हैं। 141 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, 141 का डी हो जाएगा। चलिए 142 नंबर बताइएगा। यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्रारोह को पांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल को क्या कहा जाएगा? चलिए 142 नंबर का बी हो जाएगा, मूलांकुर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 143 पे चलते हैं। ठीक है, 143 पे चलते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं और क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? चलिए 143 का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर के सामान्य ताप से कम तापमान। ठीक है, चलिए 144 कीजिएगा। पाचन ग्रंथियों और उसके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों। चलिए बताइएगा, 144 का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लार ग्रंथि ट्रिप्सिन। ठीक है,
चलिए 145 नंबर, शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती। ठीक है, 145 का देखिएगा। 145 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि द्विशिर पेशी है। ठीक है, चलिए 146 नंबर, 146 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 147 देखिएगा, पांचवी अभाज्य संख्या 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य गुणनफल ज्ञात करें। चलिए 147 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 1111 है। चलिए 148 कीजिएगा, 148 इसका ऑप्शन नंबर डी है, 4/6। चलिए 149 पे आते हैं। चलिए तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो 150, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग टोटल 150 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, जितने भी मैथ के क्वेश्चन किया गया है, मैथ के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन हुआ, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हुआ। ठीक है, मैथ के और रीजनिंग के ये 75 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपको करना है, और इसमें से आपका कितने का आंसर आता है और कितना जवाब सही है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपको यहीं से मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट मैथ्स और रीजनिंग से ही होने वाली है। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 था, अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 आएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।